वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है बेटा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले क्या हैं, आज की इस वीडियो में जो हिंदी में संस्कृत पूछा जाता है, ये आपको जो पूछा जाएगा बेटा, ये कम से कम आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस 8 नंबर के क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। तो इसका जो अनुवाद होता है वो करना होता है इस तरह से, आपको एक श्लोक दे देगा जिसका अनुवाद आपको करना होगा और इसके मिलेंगे पूरे 8 नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। ये आज का ये मेरा पहला श्लोक दिया गया है। हम ऐसे 7-8 श्लोक बताएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और यहाँ पे 8 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखने से मिलेगा, वो भी ना कोई रटना है ना कोई पढ़ना है, बस एक बार कंसंट्रेट करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना है बेटा। ठीक है, चलिए तो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका अर्थ हमें बताना है, अनुवाद। तो प्रस्तुत इसका संदर्भ लिखेंगे, आप लिखना होगा तो कि ये सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। और इसके जब व्याख्या करेंगे, जब अनुवाद लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे क्या, प्रस्तुत संदर्भ, प्रस्तुत गद्य में इसमें क्या लिखा गया, जब प्रस्तुत पद्यांश में जो भी है श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक में क्या दिया गया है यहाँ पे, भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य भाषा, मधुर मधुर, दिव्या दिव्या अर्थात देववाणी, गिर्वाण भारती। ठीक है, भाषाओं में मुख्य एवं मधुर सबसे देववाणी जो होती है वो कौन सी होती है, संस्कृत होती है। ठीक है, गिर्वाण भारती मतलब जो संस्कृत होती है, देववाणी जिसे कहते हैं। ठीक है, देववाणी, देव कौन सी वाणी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। तो भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा और उसका मुख्य और मधुर भाषा कौन सा है, संस्कृत है। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है तस्या हिम मधुरम, और उसमें भी मधुर, काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, उसमें भी जो उसका काव्य होता है वह क्या होता है, और भी मधुर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा देखिए बेटा, दूसरे में क्या बोला जा रहा है, दूसरे में बोला जा रहा है कि हम यहाँ बोला जा रहा है, दूसरा है सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थी सुखम, सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम, विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। तो ये भी उसी चैप्टर का है और इसमें बोला जा रहा है क्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, कुतो माने विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी सुखम, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थनी वा तज्जेत विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम, सुखार्थनी वा तज्जेत विद्या, जो सुख चाहता है, जिसे सुख चाहिए, वा तज्जेत, तज्जेत मतलब त्याग कर दे, विद्या, विद्या माने विद्या का, जिसको सुख चाहिए वो विद्या का क्या करे, त्याग कर दे। विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम, और जो विद्यार्थी है, ठीक है, और जिसको विद्या चाहिए, वा तज्जेत, उसे त्याग कर देना चाहिए, किसका, सुखम, सुख का। ठीक है, यानी जो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वालों के लिए सुख कहाँ है। जो सुख चाहता है वो विद्या का त्याग कर दे और जो विद्या को चाहता है वो सुख का त्याग कर दे। ये संपूर्ण इस श्लोक में यही बताया जा रहा है। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो अगला जो हमारा है तीसरा, ये देखिए तीसरे में क्या बोला जा रहा है, ये समझते हैं। तीसरे में बोला जा रहा है जल बूंद, ठीक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल माने जल, बूंद माने बिंदु माने बूंद, जल की बूंदे निपातेन क्रमशः, क्रमशः मतलब एक एक बूंद करके, जब जल की बूंदों से, जल की एक एक बूंदों से पूर्णतः मतलब पूरी तरह, घटा माने घड़ा, यानी कि जिस प्रकार जल की बूंद बूंद से एक घड़ा पूरी तरह भर जाता है, ठीक उसी प्रकार सहेतु, उसी प्रकार सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, ठीक उसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। कहते हैं धीरे धीरे सबका धीरे धीरे संचय होता है। जिस तरह
पानी की बूंद से, जल की बूंद से जो घड़ा होता है वो पूरी तरह भर जाता है एक दिन, उससे बूंद बूंद करके, वैसे ही एक एक करके धीरे धीरे आपका जो सभी धन है, धर्म है, धन है, सभी सभी का क्या होता है, धीरे धीरे करके एक एक करके सभी का संचय होता है। तो ये बेटा तीसरा श्लोक था जो कि आपको मैंने समझा दिया। आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार बेटा वीडियो को और वॉच करिएगा, अगर आपको कहीं डाउट समझ में आ रहा होगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा अब हम बढ़ते हैं, बस इतना पढ़ लेंगे तो 8 नंबर। बेटा हम सच्ची बता रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन यदि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ अगर पढ़ लिए तो ये 8 या 5 नंबर आपका किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये आप देख लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो एक श्लोक नज़र आएगा यहाँ से आपको, और उस दिन आप इस वीडियो को याद करेंगे, काश मैंने वो वीडियो देख लिया था, ठीक है। तो देखिए चौथा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कहने का मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उनका समय कहाँ व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, ये सब पढ़ने से जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका जो समय होता है वो कहाँ व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र आदि को पढ़ने में व्यतीत होता है। वहीं बताया जाए व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसनेन माने जो मूर्ख होता है उसका समय कहाँ व्यतीत होता है, निद्रा माने नींद में, कलहेनवा कलश में, वाह ठीक, कलहेनवा मतलब उसका कहाँ होता है, कलह में, निद्रा ठीक है, आलस जिसको कहते हैं, उसका जीवन कहाँ व्यतीत, उसका समय कहाँ व्यतीत होता है, उसका जो मूर्ख होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, उसका समय व्यतीत कहाँ होता है, निद्रा में, कलहेनवा निद्रा में नींद लेता है, सोता है, ठीक है, आलस करता है, उसका समय वहाँ व्यतीत होता है। लेकिन वही जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका कहाँ समय व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र को पढ़ने में उसका दिन समय व्यतीत होता है, जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा वाला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो ये चौथा पैराग्राफ हो गया। 5वें में देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है न चौर्यहार्यम, ठीक है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नृत्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदादम। तो यहाँ बोला जा रहा है 5वें में, न चौर्यहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न च राजहर्यम और न ही राजा हरण कर सकता है, न भातृभाज्यम, न तो भाई भाई में बंटवारा किया जा सकता है, न च भारकारी और यह किसी पे भार नहीं होता है, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, यानी कि व्यय यानी खर्च करेंगे, जितना खर्च करेंगे, खर्च करने से वर्धते और बढ़ता है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, तो विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि जो विद्या रूपी धन है बेटा उसे न तो कोई चोर चुरा सकता है और न ही उसका राजा हरण कर सकता है और न ही भाई भाई में उसका बंटवारा हो सकता है, ठीक है। घर बट जाएगा, ज़मीन बट जाएगा, सब कुछ बट जाएगा, परिवार तक बट जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ तक कि बर्तन तक बट जाता है, लेकिन जो विद्या रूपी धन है वो उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, जिसके पास विद्या है उसी का रहेगा। इसलिए आपसे कहते हैं आप लोग मन से पढ़िए, जब तक पढ़िए मन से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे, ना भाई भाई में उसका बंटवारा हो सकता है, ना वो भार समझ में आता है। ऐसा तो नहीं होता है कि कहीं कोई बोझ लेके खड़ा है, ऐसा तो नहीं होता ना, भारकारी नहीं होता है, भार के समान भी नहीं होता है, और इसे जितना खर्च करेंगे ना उतना और बढ़ता है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारी विद्या और बढ़ती है, ठीक है, और भी हम आपको समझाने में सफल रहते हैं बेटा। इसीलिए विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करें। तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग, और शेयर करके हेल्प कर सकते हैं किसी का, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आगे बताया जा रहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो विद्या जो धन है वो सभी धनों में सबसे प्रधान धन माना गया है। तो इसका आप लोग क्या करिए, अच्छे से उपयोग करिए। और आगे बताया जा रहा है नेक्स्ट वाले में, 6वां जो आपका दिया गया है बेटा पैराग्राफ, इसमें बोला जा रहा है परोक्षे कार्य हंतारम
परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाला, यानी कि पीठ पीछे कार्य को खराब करने वाला, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, और परोक्षे कार्य हरत प्रत्यक्षम कार्य हरत, यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराई करे और आपके सामने क्या करे, प्रियवादिनम यानी प्रिय बोले, प्यारा बोले, मीठा बोले। ठीक है, यानी कि पीठ पीछे तो आपका बुराई कर रहा है लेकिन आपके सामने क्या, एकदम मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए बेटा, यहाँ बोला जा रहा है वर्जते दास्यम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, इस प्रकार के मित्र का क्या, इस प्रकार के जो मित्र, ये ऐसे जो लोग होते हैं वो किसके समान होते हैं, मृत यानी कि बहुत वर्जयतादृश्यम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, आपके कार्य को बिगाड़ता हो और आपके सामने क्या करता हो, मीठी वाणी का उपयोग करता हो, मीठा बोलता हो, प्रिय बोलने की कोशिश करता हो, तो ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार विष कुंभम पयोमुखम, विष से भरे घड़े के ऊपर, जिस प्रकार देखिए कोई अगर विष से भरा भरा हुआ घड़ा है, उसके ऊपर क्या है, पयोमुखम, अगर दही लगा दिया जाए, मक्खन लगा दिया जाए तो ऊपर क्या है, मक्खन है, लेकिन घड़े में भरा हुआ क्या है, विष है। तो विष कुंभम, विष से भरे घड़े का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए, यानी कि जो विष से भरा हुआ घड़ा है, अंदर घड़े में तो पूरा विष भरा हुआ है लेकिन उसके मुख पे क्या है, उसके मुंह पे जो ऊपर है उस पर मक्खन लगाया गया है, तो उस घड़े का हमें उस प्रकार त्याग कर, जिस प्रकार उसका त्याग कर देना चाहिए, उसी प्रकार हमें ऐसे मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए जो हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ता हो, बुराई करता हो और हमारे सामने क्या करता हो, स्पष्ट बोलता हो, प्रिय बोलने की कोशिश करता हो, प्यार से बोलता हो, तो ऐसे लोगों का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए बेटा, समझ में आ गया। आइए बात करते हैं 7वें वाले पैराग्राफ में। 7वें पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ बोला जा रहा है 7वें वाले में, परोक्षे कार्य हंतारम, एक मिनट बेटा, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, यही बताया था मैंने आपको। चलिए बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, जो ये वाला है पैराग्राफ, इसमें बोला जा रहा है विद्या विवाद धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। चलो बेटा, इसका अर्थ समझते हैं। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धन मादाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, खलस्य यानी खलस्य साधव, जो बुरा व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है, दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है ना, वो विवाद के लिए होता है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ख व्यक्ति है, तो उसके पास जो विद्या होती है ना, वो विवाद के लिए होता है, वो किसी से बहस करने के लिए होता है। क्या करता है, विवाद करता है, झगड़ा करता है, विद्या विवाद के लिए। तो मूर्खों का जो विद्या होता है वो विवाद के लिए होता है, और उनके पास जो धन होता है वो घमंड के लिए होता है। यहाँ बोला जा रहा है धनम मदाय, धन उनका जो होता है, उनके पास जो धन होता है वो घमंड के लिए होता है, उसका घमंड करते हैं। और जो मदाय मतलब घमंड, शक्ति, और उनके पास जो पावर होती है, जो शक्ति होता है ना, वो परेशान यानी एक दूसरे को परेशान करने के लिए होता है। ऐसा जो मूर्ख व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो उसकी विद्या होती है वो क्या होती है, विद्या उसकी विवाद के लिए होता है। उसके पास जो धन होता है वो घमंड के लिए होता है, उसका घमंड करता है। और जो शक्ति होता है बेटा उसका, वो क्या करता है, वो दूसरों को परेशान करता है। ठीक है, ऐसे लोगों का उसी के विपरीत बताया जाए साधव और सज्जन व्यक्ति, खलस से साधव। और जो साधव व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, इसके विपरीत जो सज्जन यहाँ बोला जा रहा है, बताया जा रहा है ना, विपरीत में वो ज्ञानायतम, इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है, इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसकी विद्या किसके लिए होती है, विद्या ज्ञानाय यानी विद्या ज्ञान के लिए होता है। ठीक है, धन देखिए यहाँ बोला दानाय, धन क्या होता है, धन दान के लिए होता है।
रक्षणाय, और उसकी जो शक्ति होता है, उसके पास जो शक्ति होता है वो क्या करता है, वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। तो यहाँ एक सज्जन और एक दुर्जन व्यक्ति की तुलना की गई है बेटा। सज्जन व्यक्ति को बताया गया कि सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है वो विद्या ज्ञान के लिए होती है, और उसके पास जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और उसके पास जो शक्ति होता है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी विद्या विवाद के लिए होता है, धन दान के लिए, धन घमंड के लिए होता है, और शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होता है। ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीटली मैंने आपको सारा का सारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बेटा मैंने वो तो आपको बता दिया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप इन सभी को क्या करेंगे, हमारे वीडियो से यदि आपको समझ में आ गया बेटा तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपसे एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फंसना तय है, यानी 8 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आप इस 8 नंबर को लेके जाइएगा, मैं यही कहूँगा आपसे। तो एक बार वीडियो को और वॉच कीजिएगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो देख लेने से आपको अगर 8 नंबर मिल जाता है बेटा तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ वही बताया है जो लगातार वर्षों से, ठीक है, चाहे वो 19 में हो, चाहे 20 में हो, चाहे 21 में हो, ठीक है, चाहे 22 में हो, हर साल पूछा जाता है। तो इस साल भी आने का तय है इसमें, जितना मैंने बताया 7-8 पैराग्राफ जो भी मैंने बताया उसमें आपका ज़रूर एक पैराग्राफ छप चुका है बोर्ड परीक्षा में, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।